हेलो एवरीवन। तो आज मैं अ क्वाइट प्लेस के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। अगर आपने अभी तक इस मूवी के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और मैं तो ये कहूंगा कि इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 को देख लेना चाहिए क्योंकि तभी आपको ये मूवी अच्छे से समझ में आएगी। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पूरी दुनिया से लगभग इंसान खत्म हो चुके हैं। जो जिंदा है उन्हें जीने के लिए सर्वाइव करना पड़ता है क्योंकि दुनिया में काफी भयानक एलियन क्रीचर कहीं से आ गए हैं जिनके सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि किसी ने अगर जरा सी भी आवाज की तो उस जगह पर तुरंत आ जाते हैं, जिसके बाद ये उस जगह पर रहने वाले इंसानों को जान से मार देते हैं। इन क्रीचर्स को किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता क्योंकि इनकी स्किन इतनी हार्ड होती है कि कोई भी हथियार इसे भेद नहीं पाता। इसी वजह से इंसानों के हथियार इनके आगे काम नहीं आए। कहानी की शुरुआत पार्ट 1 के पास्ट से शुरू होती है जहाँ हमें पता लगता है कि एलियन मीटेरॉइड के जरिए धरती पर आए थे। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें फिर से ली को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त एमेट के साथ अपने बेटे मार्कस का बेसबॉल मैच देख रहा होता है। ली के साथ उसका पूरा परिवार यहाँ पे होता है। उसके परिवार में इस समय मार्कस, ब्यू, रेगन और उसकी पत्नी एवलिन होती है। ली की बड़ी बेटी रेगन बचपन से डेफ होती है, मतलब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिसे ये सब इशारों से रेगन से बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आसमान से मीटेरॉइड जैसा कुछ धरती पर आ गिरता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और सब अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। चारों तरफ काफी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ली अपनी पत्नी को ब्यू और मार्कस को घर ले जाने के लिए कहता है। ली भी रेगन को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वो बाहर पुलिस की गाड़ी को देखता है और वो पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और वो आसमान से धरती पर आने वाली चीज क्या थी। पुलिस वाला कुछ बता पाता तभी वो क्रीचर पुलिस की गाड़ी पर अटैक कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वो पुलिस वाले को भी मार देता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी में सायरन बजने की वजह से वो क्रीचर यहाँ पर आ गया था। ये क्रीचर वहीं पर हमला करते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की आवाज होती है। एवलिन की गाड़ी के आगे भी वही क्रीचर आ जाता है जो कि गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन ये तीनों किसी तरह से बच जाते हैं। वही बचने के लिए ली ड्रैगन को लेकर एक स्टोर में घुस जाता है जहाँ पर और भी लोग छिपे हुए थे। यह सब काफी डरे हुए होते हैं क्योंकि वह क्रीचर स्टोर के बाहर ही होता है। तभी एक का फोन यहाँ पर रिंग करने लगता है और वो क्रीचर यहाँ पर आकर सबको मारने लगता है। ली और ड्रैगन किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब वो क्रीचर उनके पैरों की आवाज सुनकर उनका पीछा करने लगता है। तभी एक पुलिस वाला उस क्रीचर के सामने आ जाता है और वो क्रीचर पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है, लेकिन उस क्रीचर पर उसकी गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो क्रीचर उस पुलिस वाले को मार देता है। अब यहाँ पर कहानी फर्स्ट पार्ट के एंड से शुरू होती है जहाँ पर एवलिन और रेगन ने एक क्रीचर को मार दिया था क्योंकि अब इन्हें इन क्रीचर की कमजोरी का पता चल गया होता है जो कि रेगन की हेयरिंग मशीन होती है। हेयरिंग मशीन से एक बहुत तेज फ्रीक्वेंसी साउंड आती है जो कि इन क्रीचर्स के बर्दाश्त के बाहर होती है और क्रीचर जब इसे सुनते हैं तो वो तड़पने लगते हैं और वो अपनी बाहरी स्किन को हटा देते हैं, जिसके बाद अगर उनके इंटरनल पार्ट्स को निशाना बनाया जाए तो इन क्रीचर्स को मारा जा सकता है जैसा कि एवलिन ने मारा होता है। एवलिन देखती है कि उनके घर में आग लग चुकी है तो अब वो यहाँ पर नहीं रह सकते, तो अब वो कुछ जरूरी सामान लेकर अपने तीनों बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाती है। उसका न्यू बॉर्न बेबी जो कि उसने एक साउंड प्रूफ बॉक्स में रखा होता है ताकि उसकी आवाज बाहर न आए। साथ ही ऑक्सीजन के लिए उसने एक ऑक्सीजन पाइप को उसके मुंह पर लगाया होता है। रात को रेगन एक गोदाम के ऊपर आग जलाती है और इसी समय देखती है कि कहीं दूर भी आग जली हुई है जो कि एक फायर सिग्नल होता है, तो उस जगह को अपने मैप पर नोट कर लेती है। अगले दिन यह पूरा परिवार उस जगह के लिए निकल जाता है। यह सब उस जगह पर पहुंच तो जाते हैं लेकिन तभी एवलिन का पैर एक रस्सी से टच हो जाता है जो कि कांच की कई सारी बोतलों के गुच्छों से जुड़ी हुई होती है, जिसे यहाँ पर बोतलों के आपस में टकराने से आवाज हो जाती है और अब वो क्रीचर यहाँ पर आए इससे पहले सभी घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी मार्कस का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। एवलिन जैसे तैसे उसके मुंह को बंद कर देती है और उसके पैर को ट्रैप से निकाल देती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि उसकी आवाज को सुनकर वो भयानक क्रीचर अब यहाँ पर आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर रेगन अपने दिमाग से काम लेती है और वो अपनी हियरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी साउंड को ऑन कर देती है, जिसके बाद वो क्रीचर तड़पने लगता है और अपनी इंटरनल बॉडी को एक्सपोज कर देता है। जिसके बाद एवलिन शॉटगन से उस क्रीचर को खत्म कर देती है। एक आदमी ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि इन्होंने इस क्रीचर को खत्म कैसे कर दिया क्योंकि इन इस क्रीचर को किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता था। वो आदमी इन सब को घर के अंदर लेके आता है और अपने बेसमेंट के बंकर में इन्हें लेके जाता है क्योंकि शॉटगन की आवाज से एक और क्रीचर यहाँ पर आ
गया होता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और होती है, बंकर चारों तरफ से बंद होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिमिटेड होती है। उस आदमी ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ होता है और वो आदमी एवलिन को बताता है कि वो अब ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि उसके पास न तो खाने के लिए खाना है और न ही ऑक्सीजन। लेकिन एवलिन उसे अपने न्यू बॉर्न बेबी को दिखाती है और साथ ही वो उसकी आवाज से समझ जाती है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एमेट है, जो कि ली का काफी अच्छा दोस्त था। अब एमेट भी मजबूर हो जाता है और वो इन्हें अपने साथ रख लेता है। वो मार्कस के पैर पर दवाई लगाता है जिससे मार्कस को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब क्योंकि वो बंकर में थे इसलिए उनकी आवाज बाहर नहीं जाती। इसके बाद रैगन उसे हेडफोन पहना देती है। तभी इसी पल मार्कस को एक रेडियो पर एक सिग्नल क्लिक हो जाता है और वो इसके बारे में सबको बताता है। रेडियो पर कोई बियॉन्ड द सी नाम का गाना चल रहा होता है। रैगन को लगता है कि ये एक सिग्नल है, लेकिन एमेट उसे बताता है कि ये गाना कई महीनों से रिपीट हो रहा है क्योंकि अब धरती पर कोई भी इंसान नहीं बचा है और जो कुछ बचे हैं उन पर भरोसा करना बेवकूफी होगी। लेकिन इसी रात को रैगन मार्कस के पास आती है और उसे बताती है कि वो सिग्नल आइलैंड से आ रहा है, तो वो उसके साथ चले ताकि वो हेयरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी साउंड को रेडियो पर भी चला सके, जिससे कि बाकी बचे हुए इंसानों की मदद हो सके। लेकिन मार्कस काफी डरा हुआ होता है और वो घायल भी होता है, तो रैगन को उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद अब रैगन अकेले ही रेडियो स्टेशन का सफर शुरू कर देती है। वही एवलिन को भी पता चल जाता है कि रैगन यहाँ से जा चुकी है, तो वो एमेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को सही सलामत वापस लेकर आए। अब ली की दोस्ती के लिए एमेट मान जाता है। वही रैगन रास्ते में एक ट्रेन को देखती है, फिर वो उसके अंदर जाती है ताकि वो अपनी जरूरत का सामान वहाँ से ले सके। लेकिन वो देखती है कि पूरी की पूरी ट्रेन लाशों से भरी पड़ी है। यह देख वो पूरी तरह से डर जाती है और तभी एक डेड बॉडी को देखकर उसकी चीख निकल जाती है, जिससे अब यहाँ पर साउंड क्रिएट हो जाता है और एक क्रीचर यहाँ पर आ जाता है। रैगन बचने के लिए अपनी हेयरिंग मशीन को ऑन कर देती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से वो क्रीचर तड़पने लगता है और फिर रैगन उसे शॉटगन से शूट कर देती है, लेकिन वो क्रीचर बच जाता है। अब वो क्रीचर उसे मारने के लिए बढ़ता है और वो रैगन को मारे तभी सही समय पर यहाँ पर एमेट आ जाता है और वो क्रीचर को मार देता है। रैगन एमेट को कन्विंस करती है कि वो उसके साथ आइलैंड पर चले ताकि वो रेडियो पर उस फ्रीक्वेंसी साउंड को प्रसारित कर सके। वहीं इधर बंकर में एवलिन का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और अब उसे फार्मेसी स्टोर जाना ही पड़ेगा। फिर वो बंकर से बाहर आती है और वो फार्मेसी स्टोर को ढूंढने लगती है और आखिरकार वो फार्मेसी स्टोर पहुंच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवलिन ने मार्कस को उसके छोटे भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी होती है, लेकिन मार्कस घुटन के कारण बंकर से बाहर आ जाता है और वो एमेट के घर में घूमने लगता है। तभी उसे वहाँ पर पर्दे के पीछे एमेट की वाइफ की डेड बॉडी दिख जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और हड़बड़ाहट में उसके हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिससे अब यहाँ पर साउंड क्रिएट हो जाता है और अब इस आवाज को सुन वो क्रीचर यहाँ पर आ जाता है। मार्कस जल्दी से बंकर में जाता है और खुद को बंकर में लॉक कर देता है, लेकिन इस बार बंकर बाहर से लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो बाहर नहीं जा सकता। एवलिन जब वापस आती है तो वो क्रीचर की आवाज सुनकर समझ जाती है कि क्रीचर घर के अंदर ही है। वो चुपके से क्रीचर के सामने आती है और उसके पास रखे सिलेंडर पर गन से फायर कर देती है, जिससे यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और आग लग जाती है, लेकिन इससे उस क्रीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब घर में आग लगने की वजह से फायर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं और छत से पानी टपकने लगता है, जिससे अब वो एलियन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैगन और एमेट डिसाइड करते हैं कि वो दोनों आइलैंड पर जाएंगे और उसके लिए एमेट एक बोट का इंतजाम भी कर देता है। वो लोग वहाँ से बोट लेकर निकलते तभी एमेट एक छोटी बच्ची को देखता है। जैसे ही एमेट उसके पास जाता है वो लड़की एक रस्सी का फंदा उसके गले में डाल देती है, जो कि बहुत सी बोतलों के गुच्छों से जुड़ा हुआ होता है। एमेट चाहकर भी नहीं हिल सकता था क्योंकि अगर साउंड क्रिएट हुआ तो वो क्रीचर सबको मार देंगे। तभी एमेट देखता है कि उस बच्ची की तरफ से और भी लोग यहाँ पर आ गए थे। वो रैगन से उसकी हियरिंग मशीन को छीन लेते हैं और रैगन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तब एमेट रैगन को इशारा करता है कि वो पानी के अंदर कूद जाए। यहाँ पर एमेट उनके ग्रुप के लीडर को भी मार देता है, जिसकी आवाज करने पर बहुत सारे क्रीचर्स यहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। वो क्रीचर एमेट पर भी हमला करने वाला होता है कि तभी एमेट पानी में कूद जाता है। वो क्रीचर भी एमेट को मारने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो पानी में नहीं तैर सकते और वो डूबकर मर जाता है। रैगन किसी तरह बोट को लेकर आती है और एमेट को भी वो बोट पर खींच लेती है। एमेट अपने मुंह से रैगन की हियरिंग मशीन निकालकर उसे देता है और आइलैंड की तरफ जाते हुए एमेट देखता है कि एक बोट में अभी भी एक क्रीचर मौजूद है। अब अगली सीन में बंकर में मार्कस का दम घुटने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने छोटे भाई से ऑक्सीजन शेयर करने लगता है। वहीं ऊपर पानी के शोर में एवलिन वापस से सारा सामान लेकर बंकर में आ जाती है, लेकिन वो क्रीचर यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। दूसरी तरफ रैगन और एमेट साइलेंट
आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें रेडियो सिग्नल आ रहा था। वो जब आइलैंड पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि क्रीचर कभी भी यहाँ पर नहीं आए, और इसका कारण ये होता है कि क्रीचर पानी में नहीं तैर सकते हैं। यहाँ पर कई लोग मौजूद होते हैं जो कि अपनी आम जिंदगी बिता रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हें आइलैंड का मुखिया मिलता है जो कि इन्हें बताता है कि वो कब से उस सिग्नल को भेज रहे थे, लेकिन उस सिग्नल को कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तो एमट यहाँ पर रैगन की तारीफ करता है क्योंकि उसी ने उस सिग्नल को समझा था। वो आदमी बताता है कि मिलिट्री को जब पता लगा कि एलियंस पानी में नहीं तैर सकते तो उन्होंने कई सारी बोट शहर के लिए भेजी ताकि लोग यहाँ आइलैंड पर आ सके, लेकिन सिर्फ 2 बोट ही वापस आइलैंड पर आने में कामयाब रही। अब अगली सुबह एमट देखता है कि वही बोट इस आइलैंड पर आ चुकी है जिसमें उसने आइलैंड पर आते वक्त उस क्रीचर को देखा था। वो अब काफी डर जाता है और वो सब लोगों को बता पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि क्रीचर यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मारने लगता है। आइलैंड का मुखिया रैगन और एमट को अपनी कार में बिठाकर रेडियो स्टेशन के लिए निकल जाता है ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी साउंड को रेडियो पर प्रसारित कर सके। वो उस क्रीचर को आम लोगों से दूर लेकर भी जाना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान क्रीचर आइलैंड के मुखिया को मार देता है और फिर रैगन को रेडियो ब्रॉडकास्ट रूम तक ले जाने के सफर में एमट भी काफी घायल हो जाता है। दूसरी तरफ जब एवलिन उठती है तो वह महसूस करती है कि वो क्रीचर अभी तक उनके कमरे में ही है, जिससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है क्योंकि एवलिन का एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो क्रीचर अभी बंकर के ऊपर ही होता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो क्रीचर एमट को मारे उससे पहले रैगन अपने हियरिंग मशीन को ऑन कर देती है, जिससे फ्रीक्वेंसी साउंड से वो क्रीचर तड़पने लगता है और वो अपने इंटरनल पार्ट्स को एक्सपोज कर देता है। जिसके बाद रैगन एक रोड को उठाती है और उस क्रीचर के सर के आर पार कर देती है और उस क्रीचर की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद रैगन हियरिंग मशीन के फ्रीक्वेंसी साउंड को रेडियो पर प्रसारित कर देती है। इस फ्रीक्वेंसी साउंड को मार्कस भी सुन लेता है, जिसके बाद वो रेडियो को लेकर क्रीचर के सामने आ जाता है। जैसे ही क्रीचर अपने इंटरनल पार्ट को शो करता है, मार्कस उसे गन से शूट कर देता है और क्रीचर वहीं पर मर जाता है। और ये सब देखकर एवलिन काफी खुश होती है क्योंकि उसके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी का सेकंड पार्ट था। अगर आप इस मूवी के थर्ड पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।